हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 25 कवर करेंगे। बाकी के जितने भी टेस्ट हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग बाकी के टेस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, जो कि यूपी पीसीएस और आरओ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, मथुरा, अमरावती और कंधार। तो कुषाणों की राजधानी की बात हो रही है जो कि मथुरा रह चुकी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था क्या, अभी भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? ऑप्शंस हैं देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी या फिर बांग्ला। तो वो सारी ही लिपि ब्राह्मी से जो सारी लिपियां हैं ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां जैसे कि देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम सभी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? ऑप्शंस ऐसे क्वेश्चंस में जो कि सीक्वेंस में लगाने होते हैं मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो यहाँ मैं केवल जो करेक्ट है वही बता देती हूँ कि कौन सा है। ठीक है, तो हिंद यवन, शक, हिंद पार्शियन एंड कुषाण, ये जो सीक्वेंस है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक हुए जिसमें हिंद यवन पहले तथा शक दूसरे थे। शकों के बाद हिंद पार्थियन या पहलव और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड रीज़न वाला क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था क्योंकि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ऑप्शंस हमेशा की तरह आपके वही होंगे। ठीक है, तो इनमें से हमें करेक्ट मतलब ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट और रीज़न दोनों सही है और जो रीज़न है वो इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। ठीक है, आंसर हमें इस तरीके से देना होता है इसका। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन सेकेंड इसमें दे रखा है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये तो सही है, दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन ये स्पष्टीकरण सही नहीं दे रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर तो बी होना चाहिए करेक्ट, कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ठीक है, लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिएगा, आंसर इसका बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है उसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस हैं गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोबिंद सिंह ने या फिर गुरु नानक ने। जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है उसका निर्माण किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पूरा अमृतसर शहर गुरु रामदास के द्वारा निर्मित सरोवर के चारों ओर बसा है तथा हरमंदिर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, भी सरोवर के बीचों बीच अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चार बाग शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल कला स्थापत्य कला जो है उससे संबंधित 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सो हमें क्या बताना है इसमें से? अच्छा, पहले स्टेटमेंट है, विचार करना है पहले। चार बाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई थी। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को चार बाग कहा जाता है। कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चारबाग का एक सुंदर उदाहरण है। इन तीनों स्टेटमेंट में से असत्य कौन सा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2,
और 3 या फिर केवल एक और उपरोक्त सभी? तो चारबाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई थी। इट्स रॉन्ग, बिकॉज वह अकबर के समय से शुरू हुई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें हमसे रॉन्ग पूछा है तो आंसर हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पहला कथन असत्य है, क्योंकि चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। लेकिन अगर बात करते हैं चार बाग पद्धति की, तो वो हुमायूं ने शुरू की थी। यहाँ पर मिस हो गया वो वर्ड। अकबर के आरंभिक शासनकाल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है। इसी मकबरे में चार बाग पद्धति का सबसे पहले उपयोग किया गया था तथा बाग चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण भी इसको चार बाग बोलते थे, कहलाते थे ये। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत में कृषि भूमि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? योर ऑप्शंस आर खुम्स, जकात, खराज या फिर उश्र। भूमि पर जो कृषि की भूमि होती थी उस पर जो लगने वाला टैक्स था उसको क्या बोला जाता था? खराज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। खराज कृषि भूमि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन का 50% होता था। खुम्स लूट का धन होता था और जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था। बात करें जकात की, तो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कहलाता था। जकात केवल संपन्न वर्ग से लिया जाता था, ये नहीं है कि हर किसी मोमिन से लिया जाए, जो देने के काबिल नहीं है उनसे नहीं लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, मणिग्रामम और नानादेशी शब्द किन्हें सूचित करते हैं? ऑप्शंस है उत्तर भारत के व्यापारी संघों को, दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को, उत्तर भारत के किसानों के संघों को, दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के संघों को। मणिग्रामम, नानादेशी, ये जो दो वर्ड हैं वो दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को ही संबोधित करते थे या सूचित करते थे। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट। 8वीं सदी में दक्षिण भारत व्यापारियों के संघों को मणिग्रामम और नानादेशी कहा जाता था। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सेकंड स्टेटमेंट है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। थर्ड स्टेटमेंट है मौलाना आज़ाद जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। सो आपको क्या बताना है इसमें से कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन या फिर केवल 2 और 3। एक बार फिर से आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए, मौलाना आज़ाद जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि वो इसके अपोज में थे, यानी कि वो इसके अगेंस्ट थे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बाकी के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मौलाना आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। इन्होंने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, अतः कथन 3 जो है वह गलत है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भीमराव अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फुले या फिर इनमें से कोई भी नहीं। गुलामगिरी पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी या फिर गुलामी नामक पुस्तक लिखी थी और ज्योतिराव फुले द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 11, 19वीं सदी में इनकी हिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्योतिराव फुले के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी काम किए थे इन्होंने गर्ल्स के लिए। 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1,
महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी शिक्षा का पूर्णतः समर्थन किया। सेकंड है, महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन नामक संस्था की शुरुआत की थी। हमें बताना है कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। देखिए एक बार फिर से आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। एक्चुअली इसका जो आंसर है वो ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, यही पूछा है ना हमसे, पूछा क्या है, सही है पूछा है, तो ना तो एक और ना ही दो, यानी कि डी आंसर इसका होना चाहिए कायदे थे। अच्छा क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिमी शिक्षा के पूर्णतः समर्थन थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों ही इसके अगेंस्ट रहते थे, महात्मा गांधी भी और रविन्द्रनाथ टैगोर भी। इनकी विचारा बहुत हद तक सेम थी, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस भी थे कुछ। महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन नामक संस्था की शुरुआत की थी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि शांति निकेतन जो नामक संस्था थी उसकी शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ना कि महात्मा गांधी ने। इट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी फ़र्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों का प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। शांति निकेतन संस्था की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको स्टार्ट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन पर हमें विचार करना और बताना गलत कौन सा है। किसान अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में चुकाते थे। छठी सदी की बात हो रही है। पाली ग्रंथों में गांव 3 प्रकार के बताए गए हैं। भोजक गांव का मुखिया कहलाता था और शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, डी है, क्योंकि जो ये शतमान है वो कोई ग्रंथ नहीं है। ये क्या है? वैदिक ग्रंथों में आए शतमान और निष्क शब्द मुद्रा के नाम माने जाते हैं, ना कि कोई ग्रंथ है, इसलिए गलत हो जाता है स्टेटमेंट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13। एक मिनट, ये 13 2 बार दे दिया है क्या? नहीं, सही है। ओके, औरंगजेब की सामाजिक सांस्कृतिक नीति के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर विचार करना है। उसे नौरोज़ के त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था उसने झरोखा दर्शन की प्रथा बंद करा दी थी। बताना ये है सत्य कौन सा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। देखिए औरंगजेब ने ये दोनों ही कार्य कराए थे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। औरंगजेब ने नौरोज़ के त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई झरोखा प्रथा को औरंगजेब ने बंद करा दिया था। याद रखें कि झरोखा जो प्रथा थी उसको स्टार्ट किसने कराया था? अकबर ने। बंद किसने कराया था? औरंगजेब ने, क्योंकि इसे वह अंधविश्वासपूर्ण रिवाज और इस्लाम के विरुद्ध मानता था, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 14। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कौन सा नहीं है ये बताना है। फर्स्ट है, फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया था। जेडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था। देखिए साफ साफ दिख रहा है कौन कह रहा है कि भाग नहीं लिया था। भाई इन्होंने सबसे ज़्यादा भागीदारी की थी। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो आंसर सी ही है। असहयोग आंदोलन में हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग लिया था, लेना शुरू कर दिया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 1940, 1939, 1942। क्योंकि आंसर इन्हीं 3 ऑप्शंस में है, इसीलिए मैं चौथा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, और चौथा पढ़ने जाऊंगी तो आपको डेफिनेटली आंसर दिख जाएगा, है ना, तो हम नहीं पढ़ेंगे। 1940 में ये डिमांड की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
चलिए हम देख लेते हैं, अब दिखा देते हैं। यस 1943 था, कोई मतलब ही नहीं था ना जब आंसर नहीं है तो वो। 1940 में एक प्रस्ताव पास कर मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें एक सेकंड, ये एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, इतना ही है केवल, ये मांग की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वेलेस्ली की सहायक संधि, एक मिनट, कारण है ओके। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ये क्वेश्चन भाई क्या ही कहूँ, ये क्वेश्चन ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा गया, इतनी बार, और कहीं भी टेस्ट सीरीज लगाइएगा आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था उसके क्या रीजंस रहे थे, है ना? आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से रीज़न हो सकते हैं? अगर आपने अच्छे तरीके से रिवॉल्ट को पढ़ा है सो यू कैन आंसर केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, दो और तीन, या फिर एक, दो, तीन, चार, यानी कि चारों ही रीज़न उस रिवॉल्ट के पीछे रहे थे। डेफिनेटली ये चारों ही रीजंस थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, उपरोक्त सभी कारण 1857 क्रांति के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सही है। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शंस है इस्तमरारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इस्तमरारी तथा महालवाड़ी, यानी कि इन दोनों से ही संबंधित है। केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक और तीन, या फिर केवल चार? बताइए क्या लगता है आपको, जो सूर्यास्त का नियम है वो इनमें से कौन सी प्रथा से संबंधित था? राइट, यही पूछा गया है। तो देखिए वो इस्तमरारी प्रथा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए, इस मतलब इस्तमरारी से था, तो ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट, केवल एक। सूर्यास्त नियम का संबंध इस्तमरारी बंदोबस्त से था। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। वाह, व्हाट एन इंटरेस्टिंग थिंग। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे लगते हैं जिनका सीक्वेंस पूछा जाए, घुमाने वाले होते हैं ना, इसलिए। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी घटना ऐसी नहीं दी गई है जिससे आप बिल्कुल परिचित ही ना हो, है ना? हमने सारी ही घटनाएं आपकी परिचित, वो एक अलग बात है कि आपके सामने कोई घटित नहीं हुई है। चलिए, रॉलेट एक्ट, सबसे पहले स्टार्टिंग रॉलेट एक्ट से ही कर लेते हैं, बाकी के दो कौन से स्टेटमेंट हैं उनको बाद में देखेंगे, देख लेते हैं। फर्स्ट रॉलेट एक्ट है असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड है और स्वराज पार्टी का गठन है। देखिए रॉलेट एक्ट की बात करती हूँ तो आया था 1919 में। बताइएगा कौन सी कमेटी ने इसका वो किया था? ठीक है, कल परसों ही मैंने एक बताया था क्वेश्चन में, वो बताना है। सो नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो 1920 में हुआ था। याद रखना 1919 और 1920 ये दोनों तो सीक्वेंस में है, एक और दो। अगर बात करते हैं चौरी चौरा कांड की तो 1922 में हुआ था। एंड नाउ इफ़ वी विल टॉक अबाउट स्वराज पार्टी के गठन की तो वो भी 1922 में हुआ था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस में ही है ये तो भाई, 1, 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 एंड चौरी चौरा कांड फरवरी 1922। हाँ, अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न है 1922 में दोनों चीज़ें हुई थी तो ये फरवरी में और ये दिसंबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? ऑप्शन से महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और चित्तरंजन दास। किसने कहा था ऐसा? भाई एक ही इंसान कह सकता है जो एकता की भावना रखता हो, वही आपके बापू महात्मा गांधी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश वफादार सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ऑप्शन हमेशा की तरह वही है, इनमें से सत्य कथन बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। सो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उपरोक्त दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए। सो बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर। धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था या फिर बाल गंगाधर तिलक ने किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में एक परंपरागत धार्मिक उत्सव यानी कि गणपति उत्सव में गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। सो बताइए। क्वेश्चन आप चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हैं। आंसर इज, जो एक्ट था वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, याद रहे। भारत में सर्वप्रथम परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड रीजन वाला है। औपनिवेशिक काल में अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण आकर्षित हुए थे। देखिए दोनों ही जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही हैं और ये बात भी सही है, ये कारण सही है इसका, यानी कि एक स्पष्टीकरण बिल्कुल सही दे पा रहा है ये। इसका मतलब है कि आंसर हो जाएगा ए, कि कथन कारण सही है और वह स्पष्टीकरण भी सही दे रहा है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व या नियंत्रण था क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बहिष्कार का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले डोमिनियन स्टेट्स के विरुद्ध प्रस्ताव, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ करने का प्रस्ताव, या फिर भारत छोड़ो का प्रस्ताव। बताइए भाई कौन सा प्रस्ताव था जो कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई में पारित किया गया था? दैट वाज भारत छोड़ो प्रस्ताव। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी 8 अगस्त 1942 को मुंबई में, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट है, कलपक्कम में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। बिल्कुल नहीं, कौन कह रहा है ऐसा? महाराष्ट्र में हुआ था ना, महाराष्ट्र में हुआ था, बट मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद कि कौन सी जगह थी महाराष्ट्र में ना, देख लेते हैं। सो इसमें अगर पूछा गया सही नहीं है तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत का पहला सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन उसका नाम था, जो कि महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। ओके, सो ठीक है, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ऐसा कुछ आज था नहीं समझाने वाला, मतलब मुझे नहीं लगा कि जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए। एक्सप्लेनेशंस काफ़ी अच्छे दे रखे हैं आज। सो ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।